सर, वर्तमान की देश की जो आबो हवा है, केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, उसको आप किस नज़रिए से राजनीतिक पारी की शुरुआत कब से हुई? बीएसपी की करारी हार के बाद इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती राजस्थान में क्या बरास्तर चलाना? बीएसपी के 6 विधायक अचानक पार्टी छोड़ देते हैं, उस पब्लिक के साथ क्या बीतती है उस पर। नमस्कार, मैं वल्लर कड़वार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। तो खास मुलाकात में आज हम बीएसपी कोऑर्डिनेटर सूरतगढ़ के महेंद्र सिंह बहादुर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो बहादुर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बीएसपी कार्यालय में महेंद्र बहादुर और बीएसपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कब से हुई? मैं स्कूल के समय से ही जी राजनीतिक परिवार में पैदा जरूर हुआ, जी पर राजनीतिक मैंने स्कूल में कभी नहीं की। जी मैं 75 के अंदर दिल्ली गया, जी यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जी पढ़ने गया था, और इत्तेफाक से कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ। जी मैं संजय गांधी जी और मेनका जी के परिवार के संपर्क में आने के बाद में जी शायद मैं पहली बार जी राजनीति के बारे में जी कुछ सोचने लगा और कुछ समझने लगा। जी उसके बाद 78-79 में जनता पार्टी के राज के अंदर जी छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियों में सूरतगढ़ आया हुआ था, जी और दिल्ली से फ़ोन आया, जी आप तुरंत दिल्ली आए। जी और मैं दिल्ली गया, जी तो वहाँ जाके मेरे को पता लगा जी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंटशिप ऑफ NSUI जी का संजय जी ने मेरे को कैंडिडेट डिक्लेयर किया। जी वहाँ से राजनीति मेरी शुरुआत हुई। जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में बीएसपी की करारी हार के बाद इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती राजस्थान में क्या बरास्तर चलाना चाह रही है? जो पार्टी उच्च स्तर पर जो मीटिंगें चल रही हैं, जिस तरीके से चर्चाएं चली, जी जी और ख़ास करके जी ये विपरीत परिणाम आने के बाद जी पार्टी ने महसूस किया जी कि इसको नीचे ब्लॉक स्तर से जी जब तक इसको कमांड नहीं करेंगे, जी जी ये पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये धीरे धीरे चुनाव के वक्त कुछ स्वार्थी लोग मैनेज करके टिकटें ले जाते हैं, जैसे आपने देखा जिस बार हमारे 6-7 लोग जीते, जी और लास्ट मिनट में, उससे पहले अशोक जी की गवर्नमेंट बनी जब ही चले गए, इस बार आए तो भी चले गए। तो इस बार पार्टी का लक्ष्य 60 से 70 उन सीटों को चयनित करके चुनाव लड़ने की सोच रही है, जी जिनके अंदर हम मजबूती से हमारा बेस बना के चुनाव लड़ें, जी और एक शक्ति बनके, जी राजनीतिक शक्ति बनके विधानसभा में आम जन की बात को लेके हम पहुँचे। जी ऐसा पार्टी का निर्णय भी है और ऐसा हम सब का मानस भी है। जी सर, केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है, जी जब देने लेने को कुछ ना हो जी और लॉलीपॉप ही चुसानी हो, जी तो ऐसी योजना ही सरकार कारीगर कर सकती है, जी जिसके अंदर 3 साल 4 साल आपको एडजस्टमेंट कर दिया, फिर हम आपको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ये बेरोजगार को रोजगार देने का सही मार्ग नहीं है। जी जी रोजगार वो होता है जो उसका स्थायी और उम्र का सहारा हो। जी
चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो फौज में हो, किसी स्पीयर के अंदर आदमी परफेक्ट जब ही होता है और अपनी वो काबिलियत जब ही दिखा सकता है जब उसको ये सुरक्षा हो कि मैंने इस संस्था के लिए सारी उम्र काम करना है। मैं तो ये मानता हूँ। सर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने महंगाई पर 6% से आगे बढ़ना पर मतलब गलत मान रहा है और अभी जो आटा दावल चाल पर 5% वैट लगा है उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक बात मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ जी। मोदी जी किसान आंदोलन को पचा नहीं पा रहे जी। उन कानूनों को जो वापस लिया वो अंगारे जैसे धधक रहे हैं जी। उनके दिल में जी। और ये आटा दाल चावल इन पे टैक्स लगा के जो किसान को सही रेट मिलनी चाहिए। आज इस बार देखिए गेहूं की जब खरीद थी तो सरकार के हाथ में बहुत कम गेहूं हाथ लगा। खुला बाजार था, यूक्रेन का युद्ध था, बाजार गर्म था, सारा एयरपोर्ट पोर्ट्स पे ढो दिया गया। जी जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसान को सही कीमत मिल रही थी। अचानक इन्होंने उस पर रोक लगाई, निर्यात पे रोक लगाई और हद यहाँ हो गई कि 20 किलो आटे तक तो है ना जीएसटी। जी। 20 किलो आटे तक 2 किलो की आटे से थैली लेके 20 किलो की आटे की थैली कौन लेता है? जिसके पास पूंजी थोड़ी हो, गरीब हो, मजदूर हो, रेडी वाला हो, वो 5 किलो की थैली लेके जाता है। उस पर जीएसटी है। जो कुंटलों में एक्सपोर्ट कर रहा है उसको छूट है। मैं ये मानना चाहता हूँ ये किसान पे एक इनडायरेक्ट टैक्स है। उसकी उपज का उसको सही पैसा ना मिले, वो उन्नत नहीं करे और वो हमेशा कर्जे में ही डूबा रहे। और जो हालत किसान की आज की तारीख में है, लोग बात कर लेते हैं उसने आत्महत्या कर ली, किसान मर रहे हैं, पिस रहे हैं। हकीकत की बात है जो जिंदा है ना वो भी मरे हुए जैसे रह रहे हैं। हकीकत तो है ये। राज का इसके ऊपर, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे ये बीजेपी का राज हो। मैं कांग्रेस के साथ बहुत लंबे अरसे जुड़े रहा और कोई लंबा समय मेरे को भी बीएसपी में आने के लिया। इन सब बातों को उस स्तर पर हमने पहुंचाया है पर सुनने को कोई तैयार नहीं था। तो आखिर मैं तो इस राज को हाथ जोड़ के और इन गरीबों के साथ लग गया और आम जन के साथ लग गया, आम मजदूर के साथ लग गया। इनकी जितनी बात मैं मजबूती से कह सकूँगा, बड़े धड़के के साथ कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, आई हैव नो रिग्रेट्स, आई विल फाइट फॉर दीज पीपल टिल माई लास्ट। सर, वर्तमान की देश की जो आबो हवा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान देश की हालात को धर्म के साथ जोड़कर बहुत मजबूती से बीजेपी ने इसको एक प्रचार और प्रसार के माध्यम से इसको बहुत मजबूत बना रखा है। आज जो भी मैं आज ये कहना नहीं चाहता, वो बात मेरे को शोभा नहीं देती। कल राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, रिजल्ट आया है और एक ट्राइबल का नाम लेके एक सत्ताधारी पार्टी जब राज के अंदर चुनाव जिताने की बात करती है, इससे बुरे दिन तो इस हिंदुस्तान के कभी आ ही नहीं सकते। आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? केवल जातियों में उसका है ना आपने बंटवारा करके राजनीति करनी है? मैं तो ये नहीं समझता, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की पहली पीढ़ी है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है,
कि बीएसपी के 6 विधायक अचानक पार्टी छोड़ देते हैं, उस पब्लिक के साथ क्या बीतती है, उस पे उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे भाई, मैं एक संदेश जी मेरे बीएसपी के पूरे राजस्थान के वर्कर को देना चाहता हूँ। जी इस बार जो पीछे गलतियाँ हुई हैं जी उनको समय समय पे हम ऊपर बता रहे हैं और चयन समिति और चयन बोर्ड को हम आगाह भी कर रहे हैं कि पहले स्थायी फिर जिताऊ। सर, सूरतगढ़ की विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सूरतगढ़ की जनता को मेरा एक ही निवेदन है जी कि सूरतगढ़ एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बन चुका है। जी कोटा और सीकर के बाद में हब बनता जा रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा युवा पढ़ने के लिए आते हैं। जी प्रशासनिक दृष्टि से इसकी अनदेखी की जा रही है। रोज के जिस हिसाब से आम गलियों में, आम पीजीज में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जी उस पे ये सरकार और प्रशासन अंकुश लगाने में बिल्कुल विफल है। जी और यहाँ का माहौल दिनों दिन, अगर दूसरे एजुकेशन, ये तो अपकमिंग एजुकेशन हब है, यहाँ का जीवन रेखा होगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगी, यहाँ के हॉस्टल्स पनपेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ेगा। उन सब को मद्देनजर देख के हमारे राजनेता इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इस सूरतगढ़ के भविष्य को तो बिल्कुल भूल गए। नंबर 2, इस बात को भूल गए सब। जी मैं एक अलग इनसे बात करके कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी ये सूरतगढ़ एक ऐसा पॉइंट बन गया जी जहाँ 50,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। फ्लोटिंग मतलब रोज आती है और जाती है, जी। काम पे आती है, चली जाती है। दैट इज़ फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जी जिसका इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके शहर के अंदर ये क्या इनकम करा रहे हैं। जी ये कौन सी मजदूरी पे आए, कौन सी मजदूरी पे गए, कहीं थर्मल में आए, कहीं मिलिट्री स्टेशंस पे आए, सीमेंट्स पे आए। यानी इतना स्कोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, पर सरकार का सूरतगढ़ की अनदेखी की जा रही है। संघर्ष समितियों के द्वारा अलग अलग मंचों पे चाहे जिला बनाने की मांग हो, ये राजनीतिक अधिकार भी है, लोगों की मानना भी है, क्योंकि ये क्षेत्र बढ़ रहा है। जहाँ तक पानी की समस्या है, इस पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जी आदमी संघर्षित कब होता है? जी जब उसको कमी महसूस होती है। जी राजस्थान यानी इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जी जिस हिसाब से तय हुआ, जी। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, जी जिसको कोई नहीं समझ पा रहा है। जी फर्स्ट फेज को जो पानी मिलना चाहिए था, जी डेवलपमेंट एक साथ कैनाल्स का नहीं हो पाया था। जी धीरे धीरे कैनाल्स बनी, माइनर्स बने, खाले बने, जी जी तो ऊपर से सोर्सेस सारे लेके इस इंदिरा गांधी का विकास दिखाते रहे, इसकी बनावट दिखाते गए और डिप्रेशनों में पानी डाल डाल के लोगों को मारा गया। जी जी आज वो नौबत आ गई क्योंकि यहाँ इन्होंने जो पिक्चर बना के दे दी, क्योंकि फर्स्ट फेज का जी पानी इन्होंने प्याऊ पानी के नाम से आगे ले गए। जी जो हक किसका था? किसानों का। जी ये अच्छी बात है, हमारे प्यासे राजस्थान के भाइयों के पास पानी जाना चाहिए था, जी वो कितनी मात्रा में पहुंचा है, जी पर हक किसका मारा गया? जी यहाँ के किसान का। जी ये संघर्ष तो जारी रहेगा। पानी के बगैर ये गंगानगर जिला कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर है जी ये डार्क जोन है। जी केवल नाली बेल्ट का जो
तलवाड़ा झील से लेके अपने अनूपगढ़ तक का एरिया है, ये नाली बेल्ट में आता है। जी। इस क्षेत्र का ही प्याऊ पानी है। तो डार्क जोन के अंदर सिंचित पानी मिलना अति आवश्यक है और उसके लिए हमेशा संघर्षित रहेंगे। जहाँ तक व्यापारियों की बात है, यहाँ कोई सुविधा और जिस कदर से यहाँ पर व्यवस्था सुधरनी चाहिए थी, यहाँ तो रोज़ का काम है। आज नगर पालिका उठा लो, आज डब्बे उठा लो अंदर कर दो, आज डब्बे बाहर रख लो, आज ये कर लो। ये राजनीति है यहाँ की, है बहुत निम्न स्तर की राजनीति पे सब लोग उतरे हुए हैं। इसका कोई स्थायी समाधान कोई करना नहीं चाहता, चाहे वो रेहड़ी की समस्या है, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या है, चाहे वो पैदल चलने वालों की समस्या है। तो रोज़ के एक्सीडेंट और ये झगड़े, इनसे निजात दिलाने के लिए इनकी आवाज़ हमेशा हम बुलंद करते रहेंगे। और मुझे को विश्वास है कि ये कोई आंदोलन से नहीं होगा। आप सही प्रतिनिधि चुनोगे तो वो सही जगह आपकी बात रखेगा, तो आपकी बात सुनी जाएगी। मैं तो ये मानता हूँ। तो बहादुर जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका खुद आभारी हूँ। और एक बात अवश्य कहता हूँ जी, सूरतगढ़ की जनता एक बात का ध्यान रखे, हर बात को जो राजनेता घुमा फिरा के उसको राजनीतिक आंदोलन की तरफ समस्या को मोड़ देते हैं, मैंने उन समस्याओं को हल होते हुए नहीं देखा है। समस्या तो टेबल पे बैठ के ही हल की जाती हैं और टेबल पे ही हल होंगी। और उसी का एक सिद्धांत है, उसको बड़ा प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। आपकी बात को सही जगह सही ढंग से रखें और सब मिलके संगठित होकर अगर अपन बात रखेंगे तो सारे काम पूरे होंगे। यही मेरी शुभकामना सब सूरतगढ़ के वासियों को, मेरे नागरिकों को। धन्यवाद। जय भीम।